Welcome dear students. Welcome to my YouTube channel English by नवीन सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को जॉन मिल्टन की एक पोइम पढ़ाऊंगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फ्रेंड्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ वेरी पॉपुलर पोइम बाय जॉन मिल्टन। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जॉन मिल्टन के बारे में बताऊंगा और इस पोइम का मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही इसकी राइम स्कीम और इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो 12th के स्टूडेंट हैं और बीए और एमए इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पोइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा जॉन मिल्टन प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं और मिल्टन को एक एपिक पोइट भी कहा जाता है। यानी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिक जो है इंग्लिश लिटरेचर का वो लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट। एक बात मिल्टन के बारे में बहुत जरूरी है जानना कि मिल्टन जो है एट द एज ऑफ 42 he became totally blind। 42 साल की उम्र में वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे। And it is also very strange to know that he wrote his magnum opus Paradise Lost after he became totally blind। पूरी तरह अंधे होने के बाद उन्होंने इसे लिखा था। Now you may be surprised how one can write even after becoming blind। अंधे होने के बाद उन्होंने कैसे लिखा? तो इसका जवाब ये है फ्रेंड्स कि उन्होंने अंधे होने के बाद इसे डिक्टेट किया था। यानी उन्होंने बोला और उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इसको लिखा था। तो ये जो पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस पोइम में उन्होंने अपने अंधेपन के बारे में ही लिखा है कि वो कहते हैं कि उनके अंधे होने से उनके जीवन में और निराशा छा गई है। वो बहुत दुखी हैं। वो सोचते हैं कि अंधे होने के बाद वो अपना जो टैलेंट है उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम पोइम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, द टाइटल ऑफ द पोइम is on his blindness and the title tells that the poem is about the blindness of the poet। This poem is a sonnet। Let me first tell you what a sonnet is। Sonnet is a poem of 14 lines। 14 लाइनें होती हैं सोनेट में और ये जो सोनेट है इसे दो भाग में बांटा गया है। पहले भाग में 8 लाइनें हैं और दूसरे भाग में 6 लाइनें हैं। 8 लाइनों को हम ऑक्टेव कहते हैं और जो 6 लाइन्स हैं उन्हें हम सेस्टेट कहते हैं। एक बहुत जरूरी चीज है चेंज ऑफ थॉट, यानी जो विचार हैं वो सेस्टेट में बदल जाते हैं। ऑक्टेव में एक प्रॉब्लम पोइट रखता है और सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन जो है वो पोइट हमें बताता है। नाउ लेट्स रीड द पोएम। व्हेन आई कंसिडर how my light is spent, ere half my days in this dark world and white। So friends, before reading the poem, just go through the meanings of the words। जो word meaning है वो आपकी स्क्रीन पे हैं। पहले इन word meanings को आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको poem बहुत इजीली समझ में आएगी। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and white। कवि कहते हैं कि जब मैं सोचता हूं, कंसिडर करने का मतलब है विचार करना। वो कहते हैं जब मैं सोचता हूं how my light is spent, यहाँ लाइट वर्ड जो है वो आंखों की रोशनी के लिए आया है कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। ईयर हाफ माई डेज, ईयर मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज मीन्स हाफ माई लाइफ। कवि कहते हैं कि मेरा आधा जीवन भी पूरा नहीं हुआ है। यानी वो 42 ईयर्स ओल्ड हैं और उसी समय उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो कहते हैं दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। अब उन्हें संसार जो है वो डार्क दिखाई देता है, यानी बिल्कुल अंधेरा। एक अंधे व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया जो है वो क्या है, अंधेरी है। और वाइड यानी बहुत ही विशाल, यानी एक अंधे व्यक्ति को एक कमरा जो है वो भी पूरी दुनिया के समान ही लगता है, क्योंकि उसके लिए न तो दीवारें हैं और न ही कोई और चीज है।
तो उन्हें संसार बहुत बड़ा और अंधकार में दिखाई देता है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है टैलेंट, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो वर्ड है ये एक रेफरेंस है, एक कहानी जो है जो बाइबल में आती है। इस कहानी में एक मालिक जो है वो अपने 3 नौकर जो हैं उनको और एक एक टैलेंट देता है। अब फ्रेंड्स, टैलेंट जो है वो उसके 2 अर्थ हैं। एक टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस, और एक जो टैलेंट है वो मॉनेटरी यूनिट हुआ करता था, यानी जैसे आज के समय हम कहते हैं सिक्का, तो पहले के जमाने में सिक्के को भी टैलेंट कहते थे, आप ऐसे समझिए। तो उसने अपने नौकरों को एक एक सिक्का दिया और कहा कि जब मैं एक यात्रा पे जा रहा हूं और फिर मैं जब वापस लौट के आऊं तो मुझे ये सिक्का तुम वापस लौटा देना। नाउ व्हेन द मास्टर कम्स बैक ही आस्क्स द सर्वेंट्स टू रिटर्न द टैलेंट टू हिम। तो एक जो नौकर था उसने उस सिक्के को जमीन के अंदर गाड़ दिया, उसने सोचा कि इसे सुरक्षित रखना है। दूसरे ने उसे और अपनी अलमीरा में रख दिया, और तीसरे ने क्या किया कि उस सिक्के से और जो है कुछ बकरियां खरीदी और फिर उनसे उसने धीरे धीरे व्यवसाय शुरू किया और अपना व्यापार बढ़ा लिया। जब मालिक आया तो उसने पहले दोनों नौकरों को डांटा और तीसरे को उसने प्रेज किया। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है इसे जानना जरूरी है, तभी आपको ये मीनिंग समझ में आएगा। एंड देन वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। अब जिन्होंने उस सिक्के को छिपा दिया था वो सिक्का जो है वो क्या हो गया, खराब हो गया, मिट्टी में दबा हुआ सिक्का खराब हो गया, और वैसे ही अलमारी में रखा हुआ सिक्का जो है वो भी प्रचलन से बाहर हो गया, आउट ऑफ यूज हो गया। तो कवि कहते हैं कि मैंने अपने टैलेंट को दबा दिया है। जैसे उस सर्वेंट ने अपने टैलेंट को छिपा लिया था, वैसे ही मैंने अपने टैलेंट को अपने अंदर दबा लिया है। क्यों? क्योंकि मैं अंधा हो गया हूं। तो इससे उसकी मृत्यु हो गई है। लॉस्ट विद मी यूजलेस। लॉस्ट मींस केप्ट, और वो टैलेंट मेरे अंदर रखा हुआ है यूजलेस, बेकार। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। यहां आप देख रहे हैं कि मेकर जो वर्ड है इसमें एम कैपिटल है, क्योंकि ये मेकर जो है ये गॉड के लिए आया है। कवि कहते हैं कि मैं इस टैलेंट से अपने मेकर यानी गॉड की सर्विस, सेवा करना चाहता हूं। माई सोल मोर बेंट का मतलब है कि मेरी जो आत्मा है वो मुझे प्रेरित कर रही है, मेरी आत्मा मुझे इंस्टिगेट कर रही है, मुझे और ऐसा डिटरमिन कर रही है कि तुम्हें और लिखना है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब यहां फिर से रेफरेंस आता है उस मालिक की कहानी का, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कहीं ऐसा न हो कि वो जब लौटे तो वो मुझे डांटे। चाइल्ड का मतलब डांटना। तो जब वो लौटे यानी जब मैं अपने ईश्वर के पास जाऊं तो वो मुझे डांटे नहीं कि तुमने मेरे टैलेंट को खराब कर दिया। डू गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, आई फॉन्डली आस्क। अब देखिए, कवि अपने आप से ही एक प्रश्न पूछते हैं, डू गॉड एग्जैक्ट डे लेबर। एग्जैक्ट का मतलब यहां पे है डिमांड। क्या ईश्वर डिमांड करते हैं लेबर की ऐसे व्यक्ति से जो लाइट डिनाइड है यानी ब्लाइंड है, यानी ऐसे व्यक्ति से क्या ईश्वर काम करवाना चाहते हैं जो अंधा हो गया है। आई फॉन्डली आस्क। फॉन्डली शब्द का अर्थ यहाँ पे चाइल्डिशली है यानी फुलिशली। मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछता हूं कि क्या ईश्वर अंधों से भी काम करवाना चाहते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। लेकिन पेशेंस को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है, किसी निर्जीव चीज को सजीव की तरह बताया गया है, तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। तो कवि कहते हैं कि मेरा जो धैर्य है वो मुझे जवाब देता है। क्या कहता है वो, गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। ईश्वर को न तो इंसान के कार्य की आवश्यकता है और न ही उसे अपने गिफ्ट वापस चाहिए। यानी जैसे उस मालिक ने अपना टैलेंट वापस मांगा था, वैसे ईश्वर अपना टैलेंट या गिफ्ट वापस नहीं चाहते हैं। Who best bear his mild yoke, they serve him best। अब यहाँ फिर से एक एनालॉजी है। योक कहते हैं जुए को, यानी जैसे खेत में हल जोतते हैं तो जो जुआ बैल के ऊपर बंधा हुआ होता है लकड़ी का, तो वैसे ही इंसान जो है उसके सामने भी कठिन परिस्थितियां आती हैं। जैसे उस बैल के ऊपर जुआ और जो है वो रखा हुआ है, वैसे इंसान के ऊपर भी परेशानियां जो हैं वो लदी हुई हैं। तो जो उन्हें सहन करता है, बेयर करता है,
दे सर्व हिम बेस्ट। वही इंसान ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर का साम्राज्य जो है वो किंग की तरह है, राजा की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन। थाउजेंड्स, हजारों लोग उसके आदेश की पालना करते हैं। बिडिंग, बिडिंग मींस ऑर्डर। स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और जमीन और महासागर हर जगह उसके सेवक जो है वो फैल जाते हैं उसकी सेवा करने के लिए, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। They also serve who only stand and wait. Now the last line is a bit paradoxical line. कवि कहते हैं कि वो लोग जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं वो भी उसकी सेवा करते हैं। यानी जो लोग उसके लिए भागदौड़ करते हैं ईश्वर के आदेश मिलते ही, वो भी उसके सेवक हैं, लेकिन जो उसके आदेश का इंतजार करते हैं वो भी उसी के सेवक हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही सुंदर मैसेज जो है वो इस पोएम में लास्ट में हमें देखने को मिलता है। कवि कहते हैं कि ईश्वर के आदेश की पालना करने के लिए जरूरी नहीं कि हम काम ही करें, बल्कि अगर हम इंतजार करते हैं ईश्वर के आदेश का कि आगे वो हमारे लिए क्या कहने वाले हैं, तब भी हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें एलिट्रेशन का यूज बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, इस लाइन में डी का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो इसे कहते हैं एलिट्रेशन, या जिसे हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंस, यानी एलिट्रेशन का यूज इसमें किया गया है। एक मैंने आपको बताया था जो रेफरेंस इसमें है टैलेंट के नाम से, तो ये टैलेंट जो है ये माइथोलॉजिकल रेफरेंस है, और इसे लिटरेरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अल्यूजन, ALLUSION, अल्यूजन या रेफरेंस। और ये रेफरेंस कहां से लिया गया है, ये बाइबल में से लिया गया एक पैरेबल है, PARABLE, दिस इज ए पैरेबल, एंड फ्रॉम द 24th बुक बाइबल की जो है उसमें से लिया गया है। और इसकी जो राइम स्कीम है उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, स्पेंट, वाइड, हाइड, बेंट, ABBA, प्रेजेंट, चाइल्ड, डिनाइड, प्रिवेंट, ABBA, नीड, बेस्ट, स्टेट, स्पीड, CD and rest, wait. Sorry, CDE and CDE. This is the rhyme scheme of the sonnet. तो friends, I hope that you liked the video. इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिनमें हम अदर पोइट्स की जो पोएम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने वीडियोस में और बेहतर जानकारी आप लोगों को दे सकूं। थैंक्स अ लॉट।